क्रिमिनल ट्रायल एफआईआर टू जजमेंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम क्रिमिनल ट्रायल एफआईआर से लेकर जजमेंट तक पढ़ेंगे और ये लेक्चर आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि जो जुडिशरी एग्ज़ाम है उसमें रिटन का एग्ज़ाम है, हर साल उसमें क्रिमिनल ट्रायल एफआईआर से जजमेंट तक आता है। उसके अलावा इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि टेकिंग कॉग्निजेंस जो है वो जुडिशल एक्ट है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, तो आज के लेक्चर में हम उसको भी देखेंगे। उसके अलावा पुलिस रिपोर्ट जो है, चालान है, उसके कितने कॉलम्स हैं, तो ये भी आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान में वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है। पहला पुलिस, देन प्रोसिक्यूशन एंड देन क्रिमिनल कोर्ट्स। तो पुलिस का बहुत ही बड़ा रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि जब भी कोई पब्लिक रॉन्ग, कोई जुर्म कमिट होता है तो जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को दी जाती है और फिर पुलिस सारा जो मामला है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी तहकीक करके और अपनी रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचाती है। तो इस लिहाज से पुलिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब आते हैं कि क्रिमिनल लॉ जो है वो किस तरह मोशन में आता है, हाउ क्रिमिनल लॉ कम इनटू मोशन। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो मोशन में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब भी रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। आप लोगों को एक मिसाल में यहाँ देता चलूँ कि होता क्या है कि सुल्तान जो है वो क्या करते हैं, ट्रेस पास करते हैं मिस्टर असलम के घर में और मिस्टर असलम को लाइफ थ्रेट देते हैं, उनको धमकाते हैं, धमकी देते हैं। अब चूंकि मिस्टर असलम का जो राइट है, पब्लिक राइट है, वो वायोलेट हुआ है, उसको लाइफ थ्रेट्स मिले हैं, तो मिस्टर जो असलम हैं वो जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे वो बताते हैं कि मुझसे इस तरह से सलूक किया गया है। पुलिस स्टेशन पे जब मिस्टर असलम जाएंगे तो वहाँ उनकी फरियाद जो है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है तो क्रिमिनल लॉ जो है वो मोशन में आ जाते हैं। होता क्या है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पुलिस को पावर होता है अंडर सेक्शन 156 से लेके 174 तक, और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं सीआरपीसी के जिनके अंदर पुलिस जो है उसके पास पावर्स है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इन्वेस्टिगेशन के एसेंशियल्स क्या है। इन्वेस्टिगेशन के एसेंशियल्स हैं कि प्रोसीडिंग टू द क्राइम सीन, क्राइम सीन पर जाना, वहाँ जाकर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो है केस के उनको असरटेन करना, डिस्कवरी करना, अरेस्ट करना सस्पेक्टेड लोगों को, और जो जो एविडेंस हैं, जो जो सबूत है वहाँ पर उनको कलेक्शन करना, उनकी कलेक्शन करना, और जो विटनेसेस हैं, जो पर्सन हैं जिनको उस वाक़े के बारे में इल्म है, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना अंडर सेक्शन 161 एंड 162। और जो चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है या अगर पुलिस कोई जगह है उसकी सर्च करती है तो वहाँ से जो चीज़ें मिलती है उनको सीज करना। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन एफआईआर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार है अंडर सेक्शन 156। पुलिस हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, और 157 में भी पुलिस को इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और जो क्राइम सीन है वहाँ पे विजिट करे। और जो 160 है उसमें पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। पुलिस ऑफिसर को पावर है कि जो विटनेसेस हैं उनको नोटिस दे कि आप आएँ और आप अपनी स्टेटमेंट आके जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। 161 में
पुलिस को इख्तियार है कि वो एग्जामिनेशन करे विटनेसेस का। जिन विटनेसेस को 160 के अंदर नोटिस दिए गए हैं उनको एग्जामिन करे, या फिर वो विटनेसेस जो जब जाए वारदात जाए वकूफ पर, जब पुलिस गई क्राइम सीन पे तो वहाँ जो जो लोग मौजूद थे उनको पुलिस जो है उनकी विटनेसेस की एग्जामिनेशन जो करेगी वो 161 में रिकॉर्ड होगी। 162 जो है वो भी स्टेटमेंट टू पुलिस जो है उसके बारे में है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है 164। 164 में स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन भी रिकॉर्ड होती है और कन्फेशन ऑफ अक्यूज भी रिकॉर्ड होती है। तो ये याद रखिएगा कि 164 में सिर्फ कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं होती लेकिन स्टेटमेंट ऑफ विटनेस भी रिकॉर्ड होती है। ये जुडिशरी एग्जाम में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हाउ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 रिकॉर्डेड। तो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में या जो है किसी गलती की बुनियाद पर कन्फेशन को हम डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ पर ना सिर्फ कन्फेशन प्रोवाइडेड है बल्कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस भी प्रोवाइडेड है। तो 164 जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो भी हो सकता है। मैजिस्ट्रेट को इख्तियारात हैं कि अगर अक्यूज्ड आके जुर्म को कन्फेस करे तो उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद 165 है, पुलिस को इख्तियारात है कि वो सर्च कर सकती है। 167 है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट ना हो विद इन 24 आवर्स तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, जो इलाकाई मैजिस्ट्रेट है, उसके पास अक्यूज को पेश करेगी और वहां से रिमांड लेगी, जिसको पुलिस रिमांड कहा जाता है। तो 167 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें रिमांड ली जाती है। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, एविडेंस सफिशिएंट होंगे, तो जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो पुलिस है, वो क्या करेगी, investigation has been completed, the officer in charge of police station shall submit the final report चालान before magistrate। वो जो चालान है वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट होगा अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आफ्टर रिसीविंग ऑफ फाइनल रिपोर्ट द पावर्स ऑफ पुलिस एंड्स एंड पावर्स ऑफ कोर्ट बिगिंस। जब 173 की रिपोर्ट सबमिट होती है और कोर्ट अगर उस पर कॉग्निजेंस ले ले तो अब यहाँ से पुलिस के पावर्स जो है वो एंड होते हैं और अब यहाँ से कोर्ट का मामला शुरू हो जाता है, क्रिमिनल कोर्ट का। तो आफ्टर रिसीविंग द चालान, इफ मैजिस्ट्रेट फाइंड्स सच फाइनल रिपोर्ट इज पॉजिटिव एंड देयर इज अ सफिशिएंट रीजन टू टेक द कॉग्निजेंस, देन ही शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑन सच रिपोर्ट। अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि इस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है तो अंडर सेक्शन 190 वो कॉग्निजेंस लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है वो सबमिट कर रहा है रिपोर्ट टू द कोर्ट। अच्छा, तो जो 173 की रिपोर्ट है जिसको रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, चालान, उसके बारे में हम देखते हैं सीआरपीसी का क्या कहता है। Law provides that every investigation has to be completed without unnecessary delay and as soon as it is completed, जब ही वो इन्वेस्टिगेशन वो रिपोर्ट जो है कंप्लीट होगी तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, शल थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉरवर्ड अ रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करवाएगा। हैविंग जुरिसडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन सच रिपोर्ट। जो रिपोर्ट होगी 173 की उसमें क्या क्या होगा, नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, द नेम ऑफ विटनेसेस, वो पर्सन्स जो अक्वाइंटेड है सर्कमस्टेंसेस से, देन the fact as to if the accused has been forwarded in custody or has been released on his bond। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो 173 कहता है कि शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। इन्वेस्टिगेशन जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल की जानी चाहिए एफआईआर रजिस्टर होने से लेकर। इफ नॉट कंप्लीटेड, अगर मुकम्मल नहीं हो सकती तो क्या हो, इन इंटरिम रिपोर्ट शोविंग इन्वेस्टिगेशन टिल देन बी सबमिटेड विद इन 3 डेज। तो 3 दिन के अंदर इंटरिम रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करवाई जाए। अच्छा, मैजिस्ट्रेट जो है वो एम्पावर है, उसको इख्तियारात है, अगर वो देखता है कि इंटरिम रिपोर्ट इज सफिशिएंट, इस काबिल है कि कॉग्निजेंस लिया जाए, तो वो उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। कोर्ट में कमेंस द ट्रायल ऑन बेसिस ऑफ सच इंटरिम रिपोर्ट।
मजिस्ट्रेट उस पर क्या कर सकता है, ट्रायल बिगिन कर सकता है, उस पर ट्रायल कमेंस करवा सकता है। या अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर ट्रायल कमेंस नहीं करना चाहिए तो रीज़न रिकॉर्ड करेगा और ट्रायल जो है शुड नॉट बी कमेंस्ड। अच्छा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो चालान होता है जिसको हम कहते हैं फाइनल रिपोर्ट 173 का, वो कहाँ प्रोवाइडेड है और उसके कितने कॉलम्स होते हैं। जो चालान है, चार्जशीट है, वो पुलिस रूल्स 1934 का जो चैप्टर 25 है उसका फॉर्म नंबर 25.56 में प्रोवाइडेड है। और ये जो चालान होते हैं इसके 7 कॉलम्स होते हैं। आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, जैसे ही चालान प्रेजेंट हुआ मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। तो जो कॉग्निजेंस हैं, टेकिंग कॉग्निजेंस मीन्स अप्लाइंग जुडिशियल माइंड दैट वेदर द फाइनल रिपोर्ट इज ट्रायबल, इंटरटेनेबल और नॉट। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि कॉग्निजेंस जो है मजिस्ट्रेट लेता है वो होता है जुडिशियल एक्ट। और कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट लेता है तो एक शॉर्ट ऑर्डर करता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक शॉर्ट ऑर्डर होता है उस रिपोर्ट पे। मजिस्ट्रेट बताता है कि क्यों, किस वजह से मैंने कॉग्निजेंस ली है और क्यों ये जो रिपोर्ट है जो आईओ ने सबमिट करवाई है इस पर ट्रायल होना चाहिए, वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करता है। तो व्हाट इज जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होती है, कुछ केस लाज के तनाजुर में यहाँ पे बयान है। केस लाज आप देख सकते हैं 1997 MLD पेज नंबर 1430। उसके बाद 2005 PCRLJ पेज नंबर 560। उसके बाद 2008 MLD पेज नंबर 728। तो कॉग्निजेंस जो है लेना, जुडिशियल माइंड जो है उससे मुराद वेदर एनी ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट, के मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या कोई ऑफेंस जो है वो मेड आउट हो रहा है या नहीं। उसके अलावा देखेगा कि वेदर द कोर्ट हैज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं। उसके अलावा देखेगा कि हु आर द पर्सन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि कौन से पर्सन्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है कमीशन ऑफ ऑफेंस के। और कोर्ट देखेगी कि वेदर इन कोर्ट्स ओपिनियन सफिशिएंट ग्राउंड्स आर एग्जिस्टिंग फॉर प्रोसीडिंग द ट्रायल, कोर्ट देखेगी क्या ग्राउंड्स मौजूद है कि ट्रायल को बिगिन किया जाए, कमेंस किया जाए या नहीं। तो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट इफ मैजिस्ट्रेट फाउंड दैट द ऑफेंस इज नॉट ट्रायबल बाय हिम, अगर मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस जो ले रहा है अगर वो देखता है अंडर सेक्शन 190 सब क्लास 2 के ट्रायल जो है वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है, तो वो क्या करेगा, ही शैल सेंड द ट्रायल टू सेशन जज। अब क्या होता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, टेकिंग कॉग्निजेंस के बाद क्या होता है, सप्लाई ऑफ कॉपीज टू अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 241A। अब यहाँ से मैजिस्ट्रेट ट्रायल का चैप्टर बिगिन होता है। तो 241A जो है उसमें क्या होता है, अक्यूज्ड को कॉपी सप्लाई की जाती है। द सेक्शन 241A CRPC फॉर द मैजिस्ट्रेट ट्रायल, और सेक्शन 265C जो है वो किसके लिए है, सेशन ट्रायल के। प्रोवाइड दैट इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूट अपॉन पुलिस रिपोर्ट एक्सेप्ट दोज ट्रायबल समरली, उनमें क्या होगा, कॉपीज डॉक्यूमेंट्स जो है वो अक्यूज्ड को सप्लाई की जाएगी। कौन कौन सी, कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 या 164 के तहत जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी उसकी कॉपीज जो है वो अक्यूज्ड को सप्लाई की जाएगी, दी जाएगी। इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू क्राइम स्पॉट, जो इंस्पेक्शन नोट है आईओ का वो भी अक्यूज्ड को दिया जाएगा। उसके अलावा पुलिस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्डेड बाय पुलिस, दूसरे जो भी पुलिस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक है वो अक्यूज्ड को दिए जाएंगे। शैल बी सप्लाइड टू अक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि अक्यूज जो है वो अपना डिफेंस कर सके, अपना वकील जो है उसको प्रोवाइड कर सके वो डॉक्यूमेंट्स, वो देख सके कि मेरे खिलाफ कौन सी एक्यूजेशंस हैं, कौन से सबूत हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, नीचे लिखी हुई है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि चालान केस और कंप्लेंट केस अगर दोनों आ जाते हैं तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो जो प्रेफरेंस है वो किसको दी जाएगी, कंप्लेंट केस को दी जाएगी। और क्यों दी जाएगी ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि क्यों दी जाएगी। हमेशा जब भी दोनों केस होंगे, चालान केस एंड कंप्लेंट केस, तो जो
चालान केस है, एफआईआर केस, उसको नहीं, कंप्लेंट केस को सबसे पहले जो है हल किया जाएगा। अब उसके बाद जो है आता है कि ट्रायल शेल कमेंस। मजिस्ट्रेट ट्रायल जो है वो सेक्शन 242 से लेके 245 सीआरपीसी तक हैं। पहला स्टेप जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल का वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जो ट्रायल है, जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है वो कमेंस होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। यहाँ पर आप केस लॉ देख रहे होंगे 2015 PCRLJ पेज नंबर 1651, जो बताता है कि ट्रायल जो होता है वो कमेंस होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिमिनल ट्रायल। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है क्रिमिनल ट्रायल चला शुरू करने का। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एंड अगर उसकी कंप्लायंस नहीं होती फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की तो इज नॉट रिमेडिएबल। जो ये है ये क्यूरेबल नहीं है। द पर्पज ऑफ चार्ज इज टू गिव इंटीमेशन टू द अक्यूज्ड of clear, unambiguous and precise notice of the nature of accusation that the accused is called upon to meet in course of trial। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है उससे मुराद ये होती है कि जो अक्यूज्ड है उसको बतलाया जाए, उसको इंटीमेट किया जाए कि आपके अगेंस्ट कौन से चार्जेस हैं और आप क्या इन चार्जेस को मानते हो या नहीं। तो अंडर सेक्शन 242 चार्ज टू बी फ्रेम्ड सेक्शन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉक्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अगर अपीयर होता है कोई अक्यूज्ड, यहाँ उसको लाया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने। अ फॉर्मर चार्ज शैल बी आस्क्ड वेदर ही एडमिट्स दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस विथ विच ही इज चार्ज। उसको चार्ज जो है वो बतलाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम एडमिट करते हो कि ये ऑफेंस आपने कमिट किया है। यहाँ पर नोट में आप देखिए कि रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि चार्ज फ्रेम होती है, किस तरह होती है, क्या चीज़ें होती है। अच्छा, जो चार्ज फ्रेम होती है इसके लिए आप चैप्टर जो है 19 सीआरपीसी का जो है सेक्शन 221 से लेके 240 पढ़िएगा। वहाँ पे चार्ज किस तरह फ्रेम की जाती है, कौन सी चीज़ें चार्ज में होनी चाहिए, कौन सी नहीं, वो सब वहाँ लिखी हुई है। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज डेट अ चार्ज शुड स्टेट द ऑफेंस। चार्ज हो उसमें ऑफेंस मेंशन हो कमिटेड बाय द अक्यूज्ड एंड मेंशन द स्पेसिफिक नेम, सेक्शन एंड सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस। तो चार्ज जो फ्रेम होगी उसमें क्या होना चाहिए, ऑफेंस कौन सा कमिट हुआ है, उस ऑफेंस का सेक्शन कौन सा है, उस ऑफेंस का नाम क्या है, ये सारा कुछ ही उसमें लिखा होना जरूरी है। इफ नो एनी स्पेसिफिक नेम हैज बीन गिवन टू इट बाय लॉ देयर शुड बी सफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ इट। अगर ऑफेंस का नाम नहीं है तो फिर उसकी डेफिनेशन लिखी जानी जरूरी है। आगे चलते हैं। मैजिस्ट्रेट ट्रायल में जो चार्ज फ्रेम होगी वो क्या होगा कि आफ्टर चार्ज इज फ्रेम्ड एंड रीड ओवर टू द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 242 द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड प्ली ऑफ अक्यूज्ड। अगर अक्यूज्ड जो है वो कोई प्ली लेता है तो वो भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। प्रोसीजर व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। अगर अक्यूज से पूछा जाता है कि आप एडमिट करते हो कि आपने ये जुर्म किया है, और अगर अक्यूज्ड कहे कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ, वो प्लीड करे गिल्टी, तो क्या होगा, when the accused pleads guilty during the course of trial, in addition to his plea, such plea of guilt should be recorded in questions and answer form। वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में लिखी जाएगी। एंड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अक्यूज, जो उसके वर्ड्स हैं वो सेम लिखे जाएंगे। टू फाइंड आउट व्हाट द अक्यूज एग्जैक्टली मीन्ड बाय प्लीडिंग गिल्टी एंड इन एब्सेंस ऑफ दैट द कोर्ट कैन नॉट कन्विक्ट हिम ऑन द बेसिस ऑफ सच प्ली। तो इसके बाद अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रुथ ऑफ एक्यूजेशन। तो 242 के बाद है सेक्शन 243 जिसकी हेडिंग है कन्विक्शन ऑन एडमिशन। ये कहता है कि इफ द अक्यूज्ड एडमिट्स अंडर सेक्शन 242, अगर 242 में जब चार्ज फ्रेम की जा रही थी, अक्यूज से पूछा गया और अक्यूज्ड एडमिट करता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, वो कहता है विद इन विच ही इज चार्ज, जिसमें उसको चार्ज किया गया है, तो his admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by him। तो उसकी एडमिशन जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी और उन्हीं वर्ड्स में जो उसने
कहे हैं। एंड इफ ही शोज नो सफिशिएंट काज व्हाई ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, और अगर वो कोई जवाब ना दे पाए कि क्यों उसको कन्विक्शन ना दी जाए, तो द मैजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम अकॉर्डिंगली, तो मैजिस्ट्रेट जो है उसको कन्विक्शन दे सकता है अंडर सेक्शन 243 में। किस चीज की बुनियाद पे? उसकी एडमिशन की बुनियाद पे, उसकी एडमिशन ऑफ गिल्ट की बुनियाद पे। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि वियर कोर्ट फाइंड्स इवन द स्मॉलेस्ट डाउट इन द वेरिसिटी ऑफ जेन्युइननेस ऑफ एडमिशन ऑफ गिल्ट asserted by the accused, the court may call upon the prosecution to prove the case। अगर जो कोर्ट है उसको लगता है कि कोई भी डाउट लगता है, छोटा सा भी डाउट लगता है कि जो एडमिशन है वो सही नहीं है, सच्चाई की बुनियाद पे नहीं है, तो कोर्ट जो है उसको सजा नहीं सुनाएगी और एविडेंस चलाएगी। यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिए, और ये पिछली बार रिटर्न के पेपर में भी आया था। अंडर सेक्शन 412 412 सीआरपीसी, नो अपील व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज्ड खुद प्लीड गिल्टी करता है तो फिर उस पर अपील लाए नहीं होगी, ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाए नहीं होगी, एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट एंड लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टेप जो है ट्रायल का वो है प्रोसीजर व्हेन अक्यूज्ड प्लीड नॉट गिल्टी। अब जो स्टेप है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अक्यूज्ड ने गिल्टी प्लीड नहीं की, ही हैज नॉट प्लीड गिल्टी, तो क्या होगा? वेयर द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी और डज नॉट एडमिट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अगर अक्यूज जो है उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया, उसने कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है वो नहीं माना, द हेयरिंग ऑफ द केस कमेंसेस, तो अब क्या होगा? जो केस है उसकी हेयरिंग से स्टार्ट हो जाएगी, केस बिगिन होगा, यहाँ से ट्रायल रन करेगा 244 में। अंडर सेक्शन 244 प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, यहाँ पर लिखा है कि इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 243, अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो कन्विक्शन नहीं देता अक्यूज्ड को सेक्शन 243 में, और इफ द अक्यूज्ड डज नॉट मेक सच एडमिशन, या फिर जो है अक्यूज्ड उसने कोई एडमिशन जो है वो नहीं की है, उसने एडमिट नहीं किया अपना जुर्म, तो अब क्या होगा? द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? कंप्लेनेंट को सुनेगा को एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोसीड इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की सपोर्ट में होगी वो एविडेंस सारी की सारी कलेक्ट करेगा, उसको सुनेगा, उसको प्रोसीड करेगा। देन आल्सो हियर द अक्यूज्ड, और फिर क्या करेगा? अक्यूज को सुनेगा एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस, और सारी एविडेंस जो डिफेंडेंट जो अक्यूज जो है अपने डिफेंस में देगा उनको रिकॉर्ड की जाएगी। रेफरेंस में आप जो है सेक्शन 340 सब क्लास 2 एंड सेक्शन 342 सीआरपीसी भी देख सकते हैं। अच्छा, जो एविडेंस चलेगी उसमें सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी का चैप्टर जो है एविडेंस से रिलेटेड जो है वो भी प्रोसीड होगा, वो भी आएगा, और कानून शहादत के आर्टिकल्स जो हैं वो भी यूज़ होंगे। एविडेंस प्रोसीजर जो है 244 का वो कुछ इस तरह से हैं कि when accused pleads not guilty or when the court thinks that evidence should be procured, तो क्या होगा? प्रोसिक्यूशन लीड्स इट्स एविडेंस, तो पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस चलेगी। आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस फिनिश, जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस फिनिश हो जाएगी तो फिर प्रोसिक्यूशन की साइड क्लोज होगी, जिसे होता है किसी भी ट्रायल में या फिर सूट में, और फिर क्या होगा? अक्यूज जो है होए उसको मौका दिया जाएगा, उसको चांस दिया जाएगा कि वो जो है लीड करे अपना डिफेंस, और वो क्वेश्चंस जो है पुट करे या फिर वो अपने आप को सफाई दे सेक्शन 242 सीआरपीसी के तहत। एंड इफ ही लीड्स हिज डिफेंस सच एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 340 सब क्लास 2, द डिफेंस एविडेंस देन क्लोजेस एंड स्टेज इज सेट फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट, जब डिफेंस के एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उसके बाद जो कोर्ट है वो अपनी फाइंडिंग सुनाएगी और जजमेंट की तरफ आएगी। अब आते हैं हम अपने फाइनल स्टेज के तहत जो कि है सेक्शन 245 में। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ नोट जो लिखा हुआ है, आफ्टर द अक्यूज्ड हैज लेड हिज डिफेंस फाइनल आर्ग्यूमेंट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड आर कॉल्ड अपॉन, जब डिफेंस की एविडेंस प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो फिर क्या होते हैं? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं।
नो प्रोविजन ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर गो ऑन दिस इशू। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर में इसके बारे में नहीं है प्रोवाइड फाइनल आर्गुमेंट्स के बारे में, लेकिन अमूमन जो कोर्ट में जो कस्टमरी प्रैक्टिस है वो यही होती है, इस तरह से होता है। अच्छा, फाइनल स्टेप जो है डिसीजन जजमेंट है। व्हेन ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल कम्स टू एंड देयर कम्स अ टाइम टू अवार्ड डिसीजन। जो डिसीजन है वो या फिर एक्वाइटल होगा, बरी हो जाना, या फिर कन्विक्शन होगी यानी सजा सुना देना। तो अंडर सेक्शन 245 जो है उसका जो 1 है 245 का, वो कहता है कि एक्वाइटल इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रिफर्ड इन सेक्शन 244, अगर 244 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट है वो एविडेंस ले रहा है और मैजिस्ट्रेट को लगता है इफ ही थिंक्स एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड के गिल्टी है, अक्यूज जो है वो मुजरिम है नहीं है, अक्यूज जो है वो मुजरिम नहीं है, अक्यूज ने कोई जुर्म नहीं किया, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही शैल रिकॉर्ड इन ऑर्डर ऑफ अक्वाइटल। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो अक्वाइटल का ऑर्डर सुनाएगा। उसके बाद 245 का जो सब क्लास 2 है वो कहता है कन्विक्शन का। वेयर द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी, जब एविडेंस चल रही थी 244 की और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, अक्यूज्ड ने जुर्म किया है, तो फिर क्या करेगा, पास द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर सजा सुनाएगा मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर ये नोट कर लें और ज़रूरी चीज़ है कि वाइल डिलीवरिंग डिसीजन अंडर सेक्शन 245 जो प्रोसीजर होगा जजमेंट का, डिसीजन का, वो चैप्टर जो है 26 जजमेंट का चैप्टर जो है उसका फॉलो होगा। हाउ जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड, जजमेंट के कंटेंट्स कौन से होंगे, लैंग्वेज कौन सी होगी, ये सारा कुछ उस चैप्टर में प्रोवाइडेड है। आप क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 366 एंड सेक्शन 367 जो हैं वो पढ़ सकते हैं कि जजमेंट किस तरह से लिखी जाएगी, क्या उसके कंटेंट्स होंगे। अच्छा, तो ये था क्रिमिनल ट्रायल, यहाँ पे कंप्लीट हुआ एफआईआर से लेके जजमेंट तक। पहले क्या हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होती है तो फाइनल रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट होती है। मजिस्ट्रेट उस पर कोग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी। उसके बाद क्या होती है, कोग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट ले लेता है तो फिर मैजिस्ट्रेट ट्रायल में 241 में 241A में जो है कॉपीज जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो अक्यूज्ड को दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 242 में अक्यूज्ड को चार्ज पढ़ के सुनाई जाती है, उसको बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट ये चार्ज जो है ये फ्रेम की जा रही है, आप अगर गिल्ट मानते हैं, एडमिट करते हैं तो आप बताएं। अगर वो एडमिट करता है तो उसकी गिल्ट जो है, उसकी एडमिशन जो है वो 243 में रिकॉर्ड की जाती है और उस गिल्ट, उस एडमिशन की बुनियाद पे उसको सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं करता या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सज़ा ना सुनाई जाए तो सेक्शन 244 जो सीआरपीसी है उसमें एविडेंस जो है वो चलाई जाती है। उसमें जो ट्रायल है वो कमेंस किया जाता है, फिर उसमें पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, देन डिफेंस की जो एविडेंस हैं जो उसकी डिफेंस में वो कहना चाहता है वो, देन फाइनली 245 में डिसीजन होता है, वो एक्वाइटल होगा या फिर कन्विक्शन। तो अब आते हैं मैजिस्ट्रेट ट्रायल का जो चैप्टर है उसमें कुछ मिसलिनियंस जो है सेक्शंस हैं तो उनको हम देखते हैं। उसमें आता है 245A। 245A जो है वो प्रोसीजर बताता है कि अगर जो अक्यूज्ड है उस पर प्रीवियसली कन्विक्शंस हैं, वो प्रीवियसली कन्विक्टेड रह चुका है, तो इन दैट कंडीशन ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 247 है जो बताता है कि नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, के अगर कंप्लेनेंट जो है वो अपीयर नहीं होता तो मैजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा रीज़न और वो एक्वाइट कर सकता है अक्यूज्ड को जो है बरी कर सकता है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, बरी नहीं करना चाहिए, तो फिर इस सूरत में एडजेंट कर सकता है हेयरिंग। अच्छा, नोट कर लीजिए कि ये जो सेक्शन 247 है ये अप्लाई नहीं होगा जब ऑफेंस कोग्निजेबल हो और नॉन कंपाउंडेबल हो। उसके बाद सेक्शन 248 है जो बताता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट एट एनी टाइम बिफोर फाइनल ऑर्डर पास्ड इफ कंप्लेनेंट सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट। अगर कंप्लेंट जो है वो सेटिस्फाई करता है मैजिस्ट्रेट को, सफिशिएंट रीजन बताता है, तो मैजिस्ट्रेट अगर समझता है तो अलो कर सकता है, परमिशन दे सकता है कि कंप्लेनेंट चार्ज से विड्रॉ करे और फिर अक्यूज जो है उसको एक्वाइट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 249 है जो पावर देता है मैजिस्ट्रेट को पे टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स व्हेन नो कंप्लेनेंट
उसके बाद सेक्शन 249 ए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, रिटर्न में भी कई बार आ चुका है। ये जो सेक्शन है ये देता है पावर मैजिस्ट्रेट को कि टू अक्वाइट द अक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस, किसी भी केस के स्टेज पे ड्यूरिंग ट्रायल मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्वाइटल दे सकता है अक्यूज्ड को, उसको बरी कर सकता है। इफ आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, मैजिस्ट्रेट जो है उसको लगे कि चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस है या फिर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, अगर ऐसी दो सूरत हाल है तो फिर अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट अक्वाइट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 250 है जो फॉल्स, फ्राइवलियस और वेक्सेशियस एक्यूजेशन पे है। मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ट्रायल है ये जो चला है उसमें फॉल्स एंड फ्राइवलियस प्लीज थी, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो कंपनसेशन जो है वो भरवा सकता है, अक्यूज्ड जो है उसको अक्वाइट कर सकता है और जिसने फॉल्स और फ्राइवलियस जो वेक्सेशन एक्यूजेशन लगाई थी उस पर उनसे कंपनसेशन लेकर अक्यूज्ड को दे सकता है। तो ये था एफआईआर टू जजमेंट क्रिमिनल ट्रायल। यकीनन आप लोगों को बहुत ही समझ में भी आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।